फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। मैं करंट लीगल नॉलेज आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ फॉर योर डेली जुडिशियल सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि ये करंट लीगल नॉलेज में अपन सिर्फ केसेस डिस्कस करें। वी आर नॉट डिस्कसिंग द अदर पार्ट ऑफ करंट लीगल नॉलेज, वी आर जस्ट डिस्कसिंग केसेस हियर। ठीक है, तो अभी अपन ने अगस्त से पहले के केसेस आपने इसके पहले वाले वीडियोस में देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो देख लो, पेपर आ चुका है, बहुत जल्द पेपर होने वाला है। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको नवंबर तक के सारे केसेस करवा दूंगी, तो आपका पूरा नवंबर तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले अगर पिछले साल के भी वीडियोस देखना है तो पिछले साल के वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। इस साल के मैंने आपके लिए पूरे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगस्त नवंबर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगस्त और सितंबर के केसेस अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज। तो देखिए, सबसे पहला जो केस है ना, इस केस का रेलेवेंस क्यों है ये समझो पहले तो। मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, क्योंकि इसमें अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कब हमने अरनेश कुमार की गाइडलाइंस ले डाउन की थी बेल के रिस्पेक्ट में और अरेस्ट के रिस्पेक्ट में, अब आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। 498A क्रुएलिटी का जब मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि बहुत उसका मिसयूज भी होता है ना। मान लिया लेजिस्लेचर का पर्पस था वुमेन को प्रोटेक्शन देना, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इन रेयर सर्कमस्टेंसेस कि उस प्रोविजन का मिसयूज भी किया जाता है और हस्बैंड को और उनके बेड रिडन पेरेंट्स को या फिर कोई ऐसी सिस्टर इन लॉ है जो विदेश में रह रही है उसको तक इसके लपेटे में ले लिया जाता है। तो इसीलिए अरनेश कुमार की गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। और ऐसे ही अगर 498A का केस आया आपके सामने तो पुलिस ऐसे ही अपनी मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकती जाके, उनको पहले कंप्लायंस करना पड़ेगा, उनको पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली कुछ मेरिट होल्ड कर रही है वो कंप्लेंट या नहीं कर रही है। ऐसे ही नहीं कि बस 498A का केस आया तो आप जाइए और तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। उसके बाद यही जो गाइडलाइंस है इसमें रीइटरेट की कोर्ट ने कि क्या गाइडलाइंस ले डाउन की थी। तो जो मैंने आपको ये बताया 498A वाली बात ये रिटेरेट करी गई कि भाई देखो कभी कभार ऐसा होता है कि इसका मिसयूज भी होता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी गाइडलाइंस। यहाँ पे ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिटेरेट की कि भाई देखो जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनका कहना था कि ये गाइडलाइंस को हटाना चाहिए, गाइडलाइंस लागू नहीं करना चाहिए और 498A में तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप अरनेश कुमार की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए जो गाइडलाइंस ये लिखी गई है कि भाई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है अपने पुलिस ऑफिसर्स को कि वो ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले दे हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्फ ऑफ द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी चेकलिस्ट एक बननी चाहिए जिसमें 41(1)(b) क्लॉज 2 इसके सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। जब रीजनेबल सस्पिशन होता है तभी अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो वो एक चेकलिस्ट बननी चाहिए जिस चेकलिस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि जब अगर वो चेकलिस्ट मीट आउट हो रही है तभी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा। दूसरी बात कि चेकलिस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने फर्निश करनी पड़ेगी। जब भी आप मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा रहे हैं अक्यूज्ड पर्सन को तो ये चेकलिस्ट शुड बी फर्निश्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट को भी देखना है कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद मजिस्ट्रेट जब डिटेंशन ऑथराइज कर रहे हैं तो उनको ये रिपोर्ट जो फर्निश हुई है उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद कि हाँ सच में डिटेंशन की जरूरत है तभी उस बंदे को डिटेन करना चाहिए। उसके बाद 2 वीक्स के अंदर ये सबमिट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। दूसरा, नोटिस ऑफ नॉन अपीयरेंस 21A वाले टर्म्स में कि जहां पर 41A में आप अरेस्ट ना करके क्या करते हैं उसको एक नोटिस फॉर अपीयरेंस दे देते हैं और उस पर भी छोड़ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे कंप्लाई किया जा सकता है। देन यहाँ पे ये बात भी बोली गई कि अगर फेलियर होता है कंप्लाई करने का, ये सारे प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस ऑफिसर शुड बी सब्जेक्टेड टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और अगर मजिस्ट्रेट भी ये फॉलो नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली कह दिया है कि भाई अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो करो वरना पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट दोनों डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सब्जेक्ट बन जाएंगे। देन द नेक्स्ट केस इज के पद्मजा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब इसमें हुआ क्या, आपने कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट रन करने वाला कंसेप्ट सुना होगा। कॉन्करेंट कब रन करती है, जब मान लो कोर्ट ने 2 ऑफेंसेस के लिए आपको कन्विक्ट किया, उसमें आपको एक में 4 साल की सजा दी, एक में 3 साल की सजा दी। तो अगर इसको 4 + 3 7 में रन करवाते हैं, मतलब 7 साल इसे टोटल बोलते हैं, तो दिस इज कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसिंग।
और अगर बोल देते हैं कि इसी 4 में इस 3 को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो टोटल पनिशमेंट सिर्फ 4 साल की रहेगी, तो दैट इज कॉन्करेंट। अब बात यहाँ पे उठी थी, एक चेक डिसऑनर के केस की बात थी, तो यहाँ पे बात ये उठी कि अगर हमें यहाँ पे वीके बंसल की गाइडलाइंस, वीके बंसल जो एक केस है उसकी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, और अगर चेक बाउंस का केस है तो उसमें कॉन्करेंट रनिंग ऑफ पनिशमेंट का या कॉन्करेंट रनिंग ऑफ सेंटेंसिंग की पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि वो कॉन्करेंटली रन कब करेगा, वो कॉन्करेंटली रन सिर्फ तब करेगा जब चेक सिंगल ट्रांजेक्शन में इशू हुआ। अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो एक में मैं तुमसे रॉ मटेरियल खरीद ली थी, उसने मैंने तुम्हें चेक दिया, दूसरी बार में मैंने तुमसे कुछ और खरीदा या कोई और ट्रांजेक्शन किया, उसमें तुम्हें एक चेक दिया, अब ये दोनों चेक बाउंस हो गए, तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो इसमें कॉन्करेंट रनिंग का रूल नहीं लगा सकते, कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगी सेंटेंस, आप कॉन्करेंटली इसको रन बिल्कुल नहीं करवा सकते। ठीक है, आपके डीजेएस में, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में प्री में एनआईए नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए और आप इस वीडियो को दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसमें चेक डिसऑनर के केसेस भी इंक्लूड करे हुए हैं। प्री में अगर डीजेएस के लिए पढ़े हो तो ये केस आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद निर्मला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इस केस में हुआ क्या कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। वाइफ जिनकी बच्ची थी उसने 500 रुपए अपने पिताजी से मांगे थे एनसीसी में कैंप में जाने के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, पिताजी ने वो मना कर दिया और उसपे इन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ। वहां पे एक स्टिक पड़ी हुई थी, उससे उठाकर पत्नी ने उसको हिट किया, जिसकी वजह से पति की होगी डेथ। अब यहाँ पे शी ट्राइड क्लेमिंग द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 300 एक्सेप्शन 1, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात है। तो लोअर कोर्ट्स ने इसे कंप्लीटली रूल आउट कर दिया और बोला कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं माना जा सकता, सिर्फ 500 रुपए नहीं दिए तो इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मान सकते। लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, आप जस्ट बिकॉज की इतना छोटी सी बात थी कि 500 रुपए मांगे और उसने नहीं दिया, इसकी वजह से आप सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को नहीं छोड़ सकते हो। आपको ये भी देखना है कि उन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली क्वारल होती रहती थी, पति अपनी पत्नी को मारता था, उस दिन भी उसने उसके साथ मारपीट करी, तब जाके उसने वो डंडे से उठा के मार दिया। उसके बाद उस लेडी का पैर ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड था, जिससे प्रूव हो रहा है कि भाई वो उसका पति उसको बहुत मारता पीटता था। तो यहाँ पे दिस वुड अमाउंट टू सफिशिएंट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्योंकि जब चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखोगे, जब पूरा इन टोटल आप इस केस को देखोगे तो ये बात पता चलेगी कि ये भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे उसको मर्डर के लिए ना लायबल मानते हुए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद यदाही एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये बात उठी थी कि क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा अगर कोई कोलेटरल फाइंडिंग दी हुई है कोर्ट ने। ठीक है, जो मेन प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं, अगर कोई भी कोलेटरल जुड़ी हुई अगर कोई चीज डिसाइड करी है उसी प्रोसीडिंग में, कोई इंसिडेंटल मैटर, कोलेटरल मैटर डिसाइड किया है, तो क्या उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा लगेगा? कोर्ट ने कहा नहीं। जब आप फंडामेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब आप जब उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करते हैं जो उस पर्टिकुलर सूट का सब्सटेंस है, जिसके बिना वो डिसाइड नहीं हो सकता, सिर्फ तब रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है अगर साथ ही में कोई ऐसा क्वेश्चन जो कोलेटरल है प्रोसीडिंग के या इंसिडेंटल है प्रोसीडिंग का, अगर वो कुछ ऑर्डर दिया हुआ है कोर्ट ने या उसके ऊपर कुछ कहा है कोर्ट ने, तो उसके ऊपर फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करता है, फ्रेश सूट फाइल हो सकता है। देन द अदर केसेस ऑफ दिनेश बीएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब इसमें हुआ क्या, एक पुलिस रिपोर्टर थे सॉरी एक पुलिस रिपोर्टर ने, एक मीडिया रिपोर्टर थे जो गए थे जेल में कुछ कैदियों का बयान लेने। अब उन्होंने 2 अलग कैदियों को बात करते हुए सुना जिसमें मर्डर के बारे में, उसने जहां पे कन्फेस किया कि हाँ मैंने मर्डर किया हुआ है। उन्होंने यही बात न्यूज़पेपर में छाप दी। अब कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इसी बात पे कर दिया कन्विक्शन। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, न्यूज़पेपर में लिखी हुई चीज पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक तरीके का हियरसे एविडेंस है, इसके ऊपर आपको कोरॉबरेटिव एविडेंसेस और चाहिए पड़ेंगे अगर कन्विक्शन करना है, तो सिर्फ इस बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है, इसकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी अगर सराउंडिंग आपके पास कोई कोरॉबरेटिव एविडेंसेस नहीं है तो यहाँ पे बात याद रखना कि ये बात होल्ड की गई है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स सिर्फ हियरसे एविडेंस होते हैं, आप इनको
सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में कवर नहीं कर सकते हो। आपको इसको सिर्फ क्या मानना है, सिर्फ एक हियरसे एविडेंस ही मानना है। देन द नेक्स्ट केस इज दिलीप कुमार वर्सेस बजराज श्रीवास्तव। अब इसमें क्या हुआ कि जब कंप्लेंट फाइल हुई तो 10 विटनेसेस के नाम दिए गए थे, बट कोर्ट ने कंप्लेंट डिसमिस कर दी 203 सीआरपीसी के अंदर, बिना उन जो विटनेसेस है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया था लेकिन बिना उन विटनेसेस को एग्जामिन किए डिसमिस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जितने भी विटनेसेस आपके सामने लाए गए हैं, आपको क्या करना है, सबका एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि डिसमिस कर रहे हो या उसका कॉग्निजेंस ले रहे हो। अगर एक भी विटनेस छोड़ दिया जिसका एग्जामिनेशन नहीं किया गया, जिसको कंप्लेनेंट लेके आया था, तो उस केस में फिर आप डिसमिसल 203 के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट केस इज सालिब @शालू@सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बात क्वेश्चन ये होती थी कि जो 195A है आईपीसी का, जो बात करता है अगर आप किसी विटनेस को थ्रेटन करते हैं एविडेंस देने से, उसको रोकते हैं तो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो यहां बात आई थी कि अगर किसी को यह बोला गया कि तुम अपनी एफआईआर वापस ले लो या एफआईआर लॉन्च मत करो, तो क्या ये भी 195 कैपिटल ए के अंदर आएगा? कोर्ट ने कहा नहीं। जब 195 कैपिटल ए की बात करते हैं तो इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग होना चाहिए। जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें एक विटनेस कुछ कहना चाह रहा है या कोई एविडेंस देना चाह रहा है और आप उसको थ्रेटन कर रहे हो कि वो ना दे या फिर अपना एविडेंस विड्रॉ कर ले, तब 195A अप्लाई करता है। एफआईआर जब कोई इंसान फाइल कर रहा है तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, इसीलिए 195A यहां पर अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद अशोक शेवक रमानी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इसमें बात आई थी 141 पढ़ा होगा आपने ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कहता है कि अगर आपको कंपनी को लायबल बनाना है तो उसमें कंपनी भी लायबल होती है, प्लस जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, आप उसको भी लायबल बनाते हैं, क्योंकि पनिशमेंट दिलानी है ना, 2 साल तक की पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट कंपनी को तो दिलाओगे नहीं, किसी ना किसी पर्सन को तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये आई थी कि अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, आपने एक मैनेजर अपनी कंपनी में अपॉइंट करके रखा है, तो क्या वो इसके परव्यू में फॉल करेगा? कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज एक बंदा आपकी कंपनी को मैनेज कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाता फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आपको वहां पे अगेन चेक करना पड़ेगा कि अगर वो मैनेजर ऐसा है जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो फिर आप उसको लायबल बना सकते हो, बट अदरवाइज जनरली सिर्फ बिकॉज एक बंदा एक मैनेजर है आपकी कंपनी में, क्योंकि मैनेजर भी तो आप अपॉइंट करते हो ना, तो जस्ट बिकॉज इज अ मैनेजर इन योर कंपनी ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। देन नेक्स्ट केस इज ऑफ जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटिशन की बात की गई थी। आपको पता होगा प्रोटेस्ट पिटिशन क्या होता है। देखिए, जब पुलिस जो है वो एफआईआर फाइल करती है, उसके बाद अगर कहीं पर भी या तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है, राइट? तो अगर कहीं पर भी लगता है अक्यूज पर्सन को जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कि भाई इन्होंने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है, नॉट अक्यूज पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, एक प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकता है। अब कोर्ट के पास क्या रहता है, कोर्ट के पास एक राइट रहता है कि वो प्रोटेस्ट पिटिशन पे भी कॉग्निजेंस ले सकती है। तो बात यहाँ पे यही उठी थी कि क्या प्रोटेस्ट पिटिशन पे एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है जब उन्होंने पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि प्रोटेस्ट पिटिशन के बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। एज अ कंप्लेंट केस उसे कोर्ट ट्राई कर सकती है, मजिस्ट्रेट उसे ट्राई कर सकती है। जैसे एक कंप्लेंट फाइल होती है कोर्ट में, उसी तरीके से प्रोटेस्ट पिटिशन को ट्रीट किया जाएगा और उस पे कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकता है। देन द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज। अब इस केस में क्या बात उठी थी कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर है तो क्या वो एंटिसिपेटरी बेल मांग सकता है? कोर्ट ने कहा कि देखो नहीं कर सकता, वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मांग सकता। वो क्या कर सकता है एट द मोस्ट, पहले उसे कोर्ट में आना पड़ेगा और उसे ये प्रूव करना पड़ेगा या ये पहले उसको कंटेस्ट करना पड़ेगा कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ना बनाया जाए या उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्यों बनाया गया है। आउटराइटली जस्ट बिकॉज यू आर प्रोक्लेम्ड आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं मांग सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप नहीं आए होंगे तभी आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाया गया है। अब आपको एंटिसिपेटरी बेल हम नहीं दे सकते, अभी आपको आना भी है तो एट द मोस्ट फर्स्ट कम
एंड प्रूव बिफोर अस व्हाई यू शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसके बाद देखा जाएगा। अभी एंटिसिपेटरी बेल एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं मांग सकता अनलेस रेयर सर्कमस्टांसेस हो, कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस हो, कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो, उस केस में जरूर मांग सकता है, बट अदरवाइज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एन एंटिसिपेटरी बेल। देन अर्चना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सेक्शन 323 सीआरपीसी का मामला उठा था, जिसके अंदर बात ये पूछी गई थी कि अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन हो चुका है विटनेस का, उसके बाद क्या कमिटल हो सकता है। आपको सभी को पता होगा सेक्शन 323 कमिटल की बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि मान लीजिए विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके बाद अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये केस ना कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, हमारे द्वारा ट्राइबल ही नहीं है, तो फिर क्या उसके बाद वो कमिट कर सकते हैं? कोर्ट ने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। 323 की जब आप लैंग्वेज रीड करेंगे, वहां पे क्लियरली ये बात लिखी हुई है, एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल। अगर मजिस्ट्रेट को ये बात लगती है कि भाई ये कोर्ट, ये जो पर्टिकुलर केस है, ये हमारे द्वारा ट्राइबल नहीं है, इसको कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, तो वो उसको कमिट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास। देन नेक्स्ट केस वाज मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें यह बात उठी कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उसका जो स्टेटमेंट है जो उसने पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड करवाया था, क्या उसको कोर्ट सुओ मोटो ये बोल सकती है कि भाई हम इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा 162 कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर के सामने लिखवाया गया है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली इफ द पर्सन कंसेंट्स टू इट, इफ द अक्यूज्ड पर्सन कंसेंट्स टू इट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात हो रही है, पहली बात तो है ना, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस या प्रोसिक्यूशन कहीं गलत तरीके से यूज ना कर ले, इसलिए कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो सुओ मोटो भी 162 के स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्ट्रोडिक्टिंग द विटनेस, फॉर चेकिंग हिज वेरासिटी। उसके बाद नेक्स्ट केस इज ऑफ के हयामवती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें बात ये उठी थी कि क्या 482 के अंदर चेक बाउंस के केसेस को क्वैश किया जा सकता है। कोर्ट ने बोला कि सिर्फ तभी, यहां नहीं किया था, इस केस में नहीं किया था, बट कोर्ट ने एक बात इंपॉर्टेंटली यहां पे कही कि अगर डेट लीगली रिकवरेबल नहीं है, अगर टाइम बार्ड हो चुका है, तब कर सकते हैं क्वैश 482 इनहेरेंट पावर यूज करके। लेकिन अगर टाइम बार्ड नहीं है, लिमिटेशन पीरियड अभी भी अवेलेबल है फॉर फाइलिंग दैट पर्टिकुलर मैटर, कंप्लेंट फाइल करने के लिए अभी भी लिमिटेशन पीरियड है, तो उस केस में कोर्ट क्वैश नहीं कर सकती है यूजिंग द पावर ऑफ 482। ठीक है, सो ये याद रखना, चेक बाउंस केस कैन बी क्वैश्ड अंडर सेक्शन 482 ओनली इफ द अमाउंट इज पेटेंटली नॉट रिकवरेबल, वेदर डेट टाइम बार्ड और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ एविडेंस। अब अगर ये बात पता करनी है कि डेट टाइम बार्ड है या नहीं है, इसको एविडेंस के थ्रू आप, ये क्वेश्चन ऑफ एविडेंस होगा विच इज टू बी प्रूव्ड। दूसरी बात, यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पे क्वैश नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने माना कि अभी भी लीगली रिकवरेबल है, अभी ये टाइम बार्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसको 482 के अंदर क्वैश नहीं किया जा सकता था। ठीक है, सो दैट्स इट। मैंने आपको बहुत ब्रीफ तरीके से, मैं अभी क्रिस्प तरीके से इसलिए बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में केसेस इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ, प्री सर पे आ चुका है, सिर्फ इतनी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बस जितना मैंने बताया है उतना पढ़ लेना, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का काम हो जाएगा। प्लस अगर आप किसी और पर्पस के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी और स्टेट के लिए भी अगर आप लीगल करंट लीगल नॉलेज कवर करना चाहते हैं केसेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना। इसके बाद इस सीरीज में एक लास्ट वीडियो आना बचा है जो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी आपके एग्जाम से पहले, स्टे ट्यून्ड। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, हम लेके आ रहे हैं आरंभ आपके लिए, जो हमारे 3 नए ऑफलाइन सेंटर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जयपुर, लखनऊ और गुरुग्राम में। 17 तारीख के लिए, 17 तारीख अपनी बुक कर लो, आरंभ वहां पे होने वाला है। यहाँ पे 11 बजे से हम आपके लिए ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, एक्सपर्ट सेशंस, जो सिलेक्टेड जजेस हैं उनसे बातचीत का मौका, ऊपर से बहुत सारे फ्रीबीज भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं हमारे इन तीनों सेंटर्स पे, आप जहां भी इन तीनों में से जिस भी सिटी में है, आप यहाँ आकर आरंभ अटेंड कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू
योर जुडिशरी प्रिपरेशन। बहुत सारी चीजें में मदद मिलेगी, बहुत सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी। सो डू कम, डू विजिट दिस सेशन जो होने वाला है 17 तारीख को आपके शहर में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच एंड stay tuned, one more video will be coming up very soon. Thank you.